अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है शुक्रवार, तारीख है 12 मई 2023। विषय है गो फर्स्ट मामला उड्डयन क्षेत्र के लिए सबक। यह आलेख लिखे हैं सुधीर शर्मा, जो उड्डयन विशेषज्ञ हैं। बहुत तेजी से बढ़ते भारतीय उड्डयन क्षेत्र के लिए गो फर्स्ट एयरलाइन का बंद होना एक बड़ा झटका है। आमतौर से उड़ान कंपनियों के बंद होने के जो मामले होते हैं उनसे यह प्रकरण अलग है। इसके लिए कंपनी के संचालन और प्रबंधन को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। इस कंपनी के पास 60 के आसपास जहाज़ हैं, जिनमें से 30 जहाज़ उड़ पाने की स्थिति में नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि इन जहाज़ों के इंजन खराब हैं। हवाई जहाज़ों की खरीद और रख रखाव के जो समझौते होते हैं, उसके तहत इंजन की आपूर्ति का प्रावधान भी होता है। इंजन की आपूर्ति के लिए गो फर्स्ट का करार अमेरिकी कंपनी प्रेट एंड विटनी से है। यह अमेरिकी कंपनी पिछले 3 साल से इंजन नहीं दे रही है। पहले गो फर्स्ट के 3 जहाज़ खराब हुए, फिर 7 जहाज़ उड़ाने के लायक नहीं रहे और 31 मार्च तक ऐसे जहाज़ों की संख्या 30 हो गई। आधी क्षमता के साथ उड़ने के कारण इस एयरलाइन को अपने प्रमुख मार्गों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उड़ान कंपनियों का आर्थिक मामला अन्य उद्योगों से हटकर होता है। उनका मुख्य खर्च ईंधन की खरीद तथा जहाज़ों की लीज मनी चुकाने पर होता है। तो हुआ यह कि गो फर्स्ट के 30 जहाज़ कमा रहे थे, पर उसे 60 जहाज़ों की लीज मनी और हैंगर आदि का खर्च उठाना पड़ रहा था। इस कंपनी ने अप्रैल तक तो किसी तरह खींचा, लेकिन आगे चला पाना संभव नहीं रहा। बहुत लंबे समय से प्रैट एंड विटनी इसे टरका रही थी कि इंजनों की आपूर्ति जल्दी ही होगी। आखिरकार गो फर्स्ट को सिंगापुर में अमेरिकी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करना पड़ा, जिसमें गो फर्स्ट को जीत भी मिली। उस फैसले में अमेरिकी कंपनी को 30 अप्रैल तक कम से कम 10 इंजन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। उसमें उसके बाद हर महीने 10 इंजन देने के लिए भी कहा गया था। जो 30 जहाज़ उड़ रहे थे, उनमें से भी कुछ जहाज़ इस माह ज़मीन पर आ जाने थे। उस समय तो प्रैट एंड विटनी ने तो कह दिया कि इंजन उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन वास्तव में एक भी इंजन गो फर्स्ट को नहीं मिला। उल्लेखनीय है कि इस कंपनी के सामने कोई वित्तीय संकट नहीं है। वाडिया ग्रुप की इस कंपनी ने पिछले 3 साल के भीतर उड़ान सेवा में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। एयर इंडिया प्रकरण ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत भी इसे 1,500 करोड़ रुपए के आसपास मिले हैं। इसके बावजूद 3 साल में कम जहाज़ उड़ने और कोविड महामारी से पैदा स्थिति के कारण कंपनी का घाटा लगभग 11,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है। अभी तक तो कंपनी लीज मनी और अन्य खर्च उठा रही थी, लेकिन कंपनी ने सोचा कि अभी यह एक स्वस्थ कंपनी है, तो उसे इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में जाना चाहिए, ताकि लीज मनी के देनदार और अन्य कर्जदाता अधिक दबाव नहीं बना पाएंगे। इस मामले में सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज की दुनिया में अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने की बाहरी कोशिशें भी होती हैं। यह एक गंभीर मसला इसलिए भी है कि कई एयरलाइंस कंपनियों में इंजन की आपूर्ति प्रैट एंड विटनी ही करती है।
इंडिगो एयरलाइंस के लिए भी इंजन वहीं से आता है और उसका एक भी जहाज़ ज़मीन पर नहीं है। लेकिन ऐसी किसी समस्या से बचने के लिए इंडिगो प्रबंधन ने समझदारी दिखाते हुए एक अन्य अमेरिकी कंपनी से इंजन के लिए करार कर लिया है। हमारे यहाँ लगभग दर्जन कंपनियां हैं जो उड़ान सेवाएं देती हैं। ऐसे में अगर एक कंपनी बंद हो जाती है जिसकी बाजार में हिस्सेदारी 10% से अधिक हो तो यह उड्डयन क्षेत्र के लिए चिंताजनक है। भारत का उड्डयन क्षेत्र कमोबेश 30% की दर से बढ़ रहा है, जो बेहद उत्साहजनक है। भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत छोटे बड़े 100 हवाई अड्डे बनाए हैं। इससे क्षेत्रीय जुड़ाव में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। बड़ी संख्या में लोग जहाज पर चढ़ रहे हैं। अभी तो यह क्षेत्र विकसित होना शुरू ही हुआ है और आगे इसमें बड़ी संभावनाएं हैं। ऐसे में अगर एक भी उड़ान कंपनी बैठ जाती है तो यह न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि लोगों के भी नुकसानदेह है। देश में जो भी मुख्य मार्ग हैं उनका किराया 10 से 12 हज़ार रुपया बढ़ गया है। गोफास्ट के लगभग दर्जन भर विदेशी गंतव्य भी हैं। उन मार्गों का किराया भी बढ़ रहा है। इस संकट का सबसे अहम सबक यह है कि हमारी उड़ान कंपनियों को इंजन और कलपुर्जों के लिए किसी एक कंपनी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कारोबार का यह स्थापित सूत्र है कि आप किसी भी आवश्यकता के लिए एक स्रोत पर 100% निर्भर नहीं रह सकते हैं। जहाज और इंजन आदि की जो हम खरीद करते हैं वह पैसा देश के बाहर जाता है। भारत सरकार ने सेना के लिए देश में ही जहाज़ों के निर्माण को व्यापक तौर पर बढ़ाना शुरू किया है। इसके लिए विदेशी कंपनियों को भी भारत आमंत्रित किया जा रहा है। अब हमें यात्री जहाज़ों के इंजन बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। आज के समय में ऐसा करना भारत के लिए बड़ी बात नहीं है। ऐसा होने पर यह सस्ते भी होंगे और हमारी भविष्य की ज़रूरतें भी आसानी से पूरी हो जाएंगी। दुनिया के माहौल को देखते हुए इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कभी बाहरी कंपनियां देश पर दबाव डालने के लिए अपने एकाधिकार का इस्तेमाल करें। यदि सरकार और गो फर्स्ट के देनदार प्रयास करें तो तत्कालीन तौर पर बाहर से इंजनों की व्यापक व्यवस्था कर जहाज़ों को फिर से उड़ाने लायक बना सकते हैं। ऐसा करने में पैसे की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं दिखती है। गो फर्स्ट की ओर से पिछले कुछ समय में जो कोशिशें हुई हैं उनसे यही लगता है कि कंपनी अपनी सेवाओं को बंद नहीं करना चाहती है। उसके प्रयासों का ही नतीजा है कि कंपनी के कर्ज डूबे नहीं हैं। यह बैंकों के लिए बड़े राहत की बात है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभी तक कंपनी से किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं गया है। आशा है कि उड्डयन क्षेत्र इस प्रकरण से सबक लेते हुए आगे बढ़ेगा। सभी उड़ान कंपनियों को अपने जहाज़ों की स्थिति का लेखा जोखा करना चाहिए। इससे उड़ान सुरक्षा भी बेहतर होगी और जहाज़ की संभावित आवश्यकताओं का आकलन भी मिल जाएगा। इस आधार पर जरूरी इंजन और कलपुर्जों के लिए समय रहते व्यवस्था करने में सुविधा होगी। सरकार को उड़ान क्षेत्र पर और अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि गो फर्स्ट जैसी स्थिति फिर न बने। अगला आलेख है नई उपचार योजना। भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर करने की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार गैर संचारी रोगों जैसे कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज आदि के लिए उपचार के लिए नई योजना लाने पर विचार कर रही है। उल्लेखनीय है कि ऐसी बीमारियां महामारी का रूप लेने लगी हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1990 में
ऐसे रोगों से होने वाली मौतों का अनुपात 37.9% था, जो 2016 में 61.8% हो गया। इन रोगों को नियंत्रित करने की एक बड़ी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चल रही थी, पर उसमें रोगों की संख्या सीमित थी। यह योजना 2010 से चल रही थी। अब इस प्रस्तावित योजना में सभी तरह के गैर संचारी रोगों को शामिल किया जा रहा है। इस संबंध में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पत्र भेजा गया है। गैर संचारी रोग संक्रमण या स्पर्श से नहीं फैलते, फिर भी बड़ी संख्या में लोग इसके शिकार हो जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी दौड़ती भागती जीवन शैली है। इसमें रफ्तार तो दिखती है, पर शारीरिक सक्रियता के लिए स्थान कम ही है। खान पान को लेकर भी लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। इसके साथ ही शराब और तंबाकू की लत भी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। जल और वायु का प्रदूषण भी बड़ा घातक कारक है। एक बेहद चिंताजनक तथ्य यह भी है कि इन जानलेवा बीमारियों से युवा आबादी भी तेजी से ग्रसित होने लगी है। गैर संचारी रोग जहां मौत का सबसे बड़ा कारण बनते जा रहे हैं, वहीं ये हमारी सामूहिक कार्य क्षमता को भी कमज़ोर कर रहे हैं। इनके उपचार में खर्च से जहां रोगी और उसका परिवार त्रस्त हो जाता है, वहीं हमारे स्वास्थ्य तंत्र पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। यह स्थिति देश के वर्तमान और भविष्य के लिए बड़ा अवरोध है। इसलिए इनकी रोकथाम के लिए नई नीति और कार्य योजना की आवश्यकता है। यह सराहनीय है कि सरकार ने इस ओर कदम बढ़ा लिया है। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने, मानव संसाधन बढ़ाने, जागरूकता का प्रसार करने तथा उपचार की ठोस व्यवस्था करने जैसे आयामों को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसी बीमारियों का पता अगर शुरुआती चरण में ही लग जाए तो उपचार आसान हो जाता है तथा जान का खतरा भी टल जाता है। इस कार्यक्रम में इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब तक देश भर में बड़ी संख्या में विशेष क्लिनिक खोले जा चुके हैं। नए कार्यक्रम से उनकी तादाद भी बढ़ेगी और उन्हें अधिक संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। आशा है यह कार्यक्रम स्वास्थ्य और समृद्ध भारत बनाने के अभियान में बड़ी भूमिका निभाएगा। अगला आलेख है नर्सों को समुचित सम्मान मिले। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार, जो स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ हैं। यह आलेख अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर विशेष रूप से लिखा गया है। चिकित्सा तंत्र में नर्सिंग की अवधारणा बहुत पहले से रही है, पर वह आधुनिक समय की तरह व्यवस्थित नहीं थी। ऐसा करने में इंग्लैंड की फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1820 से 1910 की अग्रणी भूमिका रही। उन्हीं के जन्मदिन को हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने बड़े समर्पण के साथ यह दिखाया कि नर्सिंग की भूमिका चिकित्सा में कितनी महत्वपूर्ण है। आज यह भूमिका इतनी बड़ी है कि चिकित्सा की वह धुरी बन चुकी है। नर्स की भूमिका रोग की रोकथाम में है, बीमारी की प्रारंभिक जांच में है तथा उपचार के दौरान समुचित देखभाल में है। कैंसर या गंभीर हृदय रोग जैसी बीमारियों में अक्सर मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं होता है, लेकिन उसे निरंतर नर्सिंग की ज़रूरत होती है। यह काम भी नर्स के जिम्मे होता है। इस प्रकार उपचार में नर्स का योगदान पहली सीढ़ी से लेकर आखिर तक है।
क्या उपचार होगा, क्या दवा दी जाएगी, यह निर्धारित करना नर्स का काम नहीं है। यह चिकित्सक करता है। उपचार की योजना डॉक्टर बनाता है, लेकिन उसके और रोगी के बीच कड़ी नर्स होती है। समय पर रोगी दवा ले, उसे इंजेक्शन दिया जाए, खाना दिया जाए, ये सब जिम्मेदारी नर्स की होती है। नर्सिंग प्रक्रिया का संवेदनशील और भावनात्मक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। जब मरीज का उपचार हो रहा होता है, तो वह दर्द से गुजरता है, हताश भी हो सकता हो, तब नर्स की भूमिका उसे अपने व्यवहार से आराम देना, समझाना, हौसला देना भी होता है। इलाज को अधिक से अधिक सहज नर्स ही बनाती है। यह बात पुरुष नर्सों के लिए भी लागू होता है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नर्स भी एक व्यक्ति है। उसकी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, पर वह उन सब बातों को परे रखकर मरीज को बेहतर करने में लगी रहती है। नर्स का यह संतुलित व्यवहार निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। चिकित्सा व्यवस्था में डॉक्टर को हीरो माना जाता है, पर नर्सों के योगदान पर हमारा ध्यान कम ही रहता है। उसकी व्यक्तिगत परेशानियां हैं, उसका वेतन कम है, उसे भी अपने परिवार की चिंता है, पर वह समर्पण और लगन के साथ अपना काम करती है। हमारे देश में उन्हें जो वेतन भत्ते मिलते हैं और जिन स्थितियों में काम करना पड़ता है, उससे बहुत बेहतर स्थिति अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों में है। इसी कारण हमारे यहाँ से बड़ी संख्या में नर्सों का पलायन होता है। अन्य देशों में उनके काम की खूब सराहना होती है। नर्सों के कम वेतन और कम महत्व के कारण हमारे देश में पैसे के प्रति अधिक आकर्षण नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग इसका प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं, बल्कि अच्छी पृष्ठभूमि के परिवारों से भी लड़के लड़कियां नर्सिंग की पढ़ाई और प्रशिक्षण कर रहे हैं। लेकिन प्रशिक्षण और थोड़ा अनुभव के लिए वे बेहतर जीवन की आस में विदेशों का रुख कर लेते हैं। इस कारण हमारे देश में नर्सों की कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार हर 3000 आबादी पर औसतन 3 नर्स होनी चाहिए, पर हमारे देश में यह आंकड़ा मात्र 1.7 है। एक आकलन के मुताबिक अगले साल तक हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के हिसाब से 43 लाख नर्सों की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में नर्सिंग की पढ़ाई और प्रशिक्षण के संस्थान कम है या उनमें छात्र छात्राएं नहीं हैं। कमी की बड़ी वजह पलायन है। अगर उन्हें अच्छा वेतन और सम्मान मिले तो यह समस्या नहीं रहेगी। दूसरी गंभीर समस्या प्रशिक्षण की गुणवत्ता की है। एम्स या अन्य अच्छे संस्थानों में तो पाठ्यक्रम और पढ़ाई की स्थापित प्रक्रिया है, तो वहाँ से अच्छे नर्स निकलते हैं। लेकिन देश भर में ऐसे संस्थानों की भरमार है जो कुछ कमरों में चल रहे हैं। हमें ऐसे संस्थानों पर निगरानी बढ़ानी होगी जो बिना समुचित संसाधन के चल रहे हैं। यह भी बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर और समाज नर्सों को सम्मान से देखें। कई बार डॉक्टर ही उन्हें वह महत्व नहीं देते जो उन्हें मिलना चाहिए। जो काम नर्स करती हैं वह डॉक्टर नहीं कर सकते। उनके पास न तो वह ट्रेनिंग है और न ही उसके पास समय होता है। वेतन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं जब रोगी या उसके परिजन हिंसक हो जाते हैं। वैसी स्थिति में सबसे पहले भुक्तभोगी नर्स और पैरामेडिक के लोग ही
होते हैं। इस तरह की वारदात को रोकने के लिए हाल के समय में जो नियम कानून बने हैं, उनमें नर्सों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का बेहतर प्रावधान किया जाना चाहिए। हालांकि पुरुष नर्स भी अच्छा संख्या में आने लगे हैं, वह पर महिला नर्सों की तादाद अभी बहुत अधिक है। अक्सर उन्हें समय से अधिक और रात में भी सेवा देनी होती है। जिन नर्सों की ड्यूटी इस तरह की हो, उन्हें अस्पताल या और घर के बीच आवागमन के लिए वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे प्रयासों से ही नर्स दिवस का औचित्य सिद्ध होगा। अगला आलेख है व्यक्तित्व निखार के नए मायने। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर मोनिका शर्मा, जो स्वतंत्र लेखिका हैं। सुखद है कि आज के दौर में प्रभावी व्यक्तित्व के नए अर्थ गढ़े जा रहे हैं। नतीजतन व्यक्तित्व को संवारने के मायने भी बदल गए हैं। इन नए मायनों में सुंदर होने का अर्थ आत्मविश्वासी होना है। प्रभावी व्यक्तित्व को सधे संवाद और स्वस्थ काया से जोड़कर देखा जाता है। सजग उसी को कहा जाता है जो बदलती जीवन शैली और जद्दोजहद के हर मोर्चे पर खुद को थाम सके। इलिनॉय विश्वविद्यालय का एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहता है कि व्यक्तित्व सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का एक विशिष्ट तरीका है। ऐसे में हर कोई अपनी सहजता के मुताबिक आत्मविश्वासी है। हो सकता है कि दूसरे उसे नापसंद करते हों, कमतर आंकते हों, यह महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्तित्व के निखार संवार वाले मोर्चे पर अपरिचित लोगों की राय कम, अपनी सोच और सहूलियत ज़्यादा अहम हो चली है। इसमें मानसिक दबाव नहीं, मन का करने की सहजता शामिल है। लेखिका डोरी डेसेन कहती हैं, सुंदरता केवल बाहरी शरीर की नहीं होती, यह हमारी आँख की चमक से, दिल के जोश से और उस सहजता से आती है जब हम स्वयं से संतुष्ट होते हैं। आज दुनिया भर से जुड़े रहे इंसान ने अपने ही सानिध्य को खो दिया है। खुद से दूर होने की परिस्थितियाँ विचार और विश्लेषण की सही राह नहीं पकड़ने देती। ऐसे में अपने को समझे बिना अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व की समग्रता को समझना भी मुश्किल है। अपने मन का मूल्यांकन औरों की नाप तोल करते रहने की आदत का भी खात्मा करता है। समझना मुश्किल नहीं कि प्रभावी व्यक्तित्व पाने की पहली ऐसी व्यवहारिक और बेहतरी भरे बदलावों को अपनाने की सोच और खुद के प्रति स्वीकार्यता ही है। ध्यान रहे, जीवन यात्रा में किसी को मन की टूटन से मनोबल की हीनता महसूस होती है, तो कोई शारीरिक विकलांगता के चलते खुद को पूर्ण नहीं पाता। कहीं आर्थिक समस्याएं आती हैं तो कहीं मनचाहा सामाजिक रुतबा नहीं मिलता। पर आत्मविश्वास, हौसला और सहजता हर कोई जुटा सकता है। जीवन शैली की इस सरलता से भीतरी सुकून और चेहरे पर भी चमक पर भी आ जाती है। धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण इसे और निखारता है। व्यवहार में ठहराव और सोच में आशाओं को बल देने वाला भरोसा अब व्यक्तित्व को संभालने के लिए जरूरी माने जाने लगे हैं। युवा पीढ़ी का जोश हो या बुजुर्गों का अनुभव, घरेलू महिलाएं हो या अपराधी में उलझी कामकाजी स्त्रियां,
आपाधापी में उलझी कामकाजी स्त्रियां दिखावे से परे इस जमीनी जुड़ाव को जीने का भाव एक सार्थक बदलाव है जो सुंदरता निखारने के बजाय की और धकेलने के बजाय मनोबलों को संभालने और व्यवहार को साधने की सीख देता है। अगला आलेख है अमेरिकी विधेयक से चीनी अमेरिकियों के बीच भय। यह चीन अमेरिका संबंधों में तनाव के बीच अमेरिका राजनेता चीन विरोधी विधेयकों को पारित करते निरंतर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इस तरह की कठोर कार्रवाई करना अमेरिका की आदत बन गई है। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में बेहतरी के लिए बदलाव करना भी कठिन हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका राज्य फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने 3 दुर्भावनापूर्ण विधेयक पर हस्ताक्षर किया, जिसमें उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी CPC और अमेरिका के सबसे बड़े भू राजनीतिक खतरे के रूप में संदर्भित किया। ये तीनों विधेयक चीन एजेंटों द्वारा अमेरिका की खेती की जमीन, अमेरिकी सैन्य अड्डे के पास की भूमि और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की खरीद पर प्रतिबंध लगाते हैं। संवेदनशील डिजिटल डेटा को चीन में संग्रहित करने और अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में चीन के प्रभाव को रोकते हैं। ये विधेयक चीनी अमेरिका के प्रति घृणा और डर को फिर से जगा रहे हैं और चीन के विरुद्ध संदेश और शत्रुता की आग को हवा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ये निंदनीय कानून 1882 के चीनी बहिष्करण अधिनियम और 1880 और 1920 के दशक में अनेक राज्यों में पारित विदेशी भूमिका कानून का स्मरण कराते हैं। चीनी अमेरिकियों के लिए नस्लवाद एक परछाई है जिससे वे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। अप्रैल के अंत में कोलंबिया विश्वविद्यालय और कमिटी ऑफ 100 द्वारा किए गए अब तक के सबसे बड़े सर्वेक्षण में सामने आया कि 74% चीनी अमेरिकियों ने बीते एक वर्ष में नस्लीय भेदभाव का अनुभव किया है, जबकि 55% नस्ली अपराधों या उत्पीड़न से अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। जाहिर है कि गवर्नर डेसेंटिस चीन से जुड़े विषयों में राजनीतिक रूप से हेरफेर कर रहे हैं और अपने राज्य की चीनी संस्कृति पहचान से समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अगला आलेख है विपक्षी एकता का प्रयास प्रशंसनीय। विपक्ष एकता की कवायद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगे हुए हैं। इसको लेकर वे लगातार कई दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। यह प्रशंसनीय कदम है। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। इससे लोकतंत्र और मजबूत होता है। सत्ता में बैठे लोगों की बातों की समालोचना को उनमें रही कमियों को विपक्ष ही बताता है। यदि विपक्ष मौन हो जाए तो आम लोगों की बात सत्ता तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए विपक्षी दलों को एक करने का प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो देश व आम लोगों के हित में है। आलेख है अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा।
पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी में जाम लगने से लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। इससे निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने शहर के गांधी चौक से जानपुल, छतौनी चौक, बेल्ही देवी मंदिर से अतिक्रमण को हटाया। हालांकि अतिक्रमण करने वाले फिर से उस जगह पर काबिज हो जाते हैं। इसलिए जाम से मुक्ति के लिए नगर निगम को लगातार अभियान चलाना चाहिए। इसके साथ सड़क किनारे वाहन खड़ा करने वालों को भी सोचना चाहिए कि उससे आम लोगों की परेशानी होती है। अगला आलेख है सफलता मिलेगी। बुद्धिमान लोग हमेशा अस्तित्व की मूलभूत एकता की जागरूकता में रहते हैं और अलगाव के भ्रम से मुक्त होते हैं। बाहरी भिन्नताओं को अंतर्निहित करना आत्मा की एकता दर्शाती है। शारीरिक, मस्तिष्क व बुद्धि अहंकार की पहचान होने पर दुख व भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे ही आप चीज़ों को व्यक्तिगत दृष्टि से देखते हैं, आपको दुख होने लगता है। उसी चीज़ को विस्तृत नज़रिए से देखें, आपको शांति मिलेगी। युद्ध क्षेत्र में शोकग्रस्त अपना धनुष बाण नीचे रख युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं। कृष्ण के समक्ष अपने आप को समर्पित कर देते हैं और कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे सिखाएं। अब अर्जुन कृष्ण के सुझाव सुनने के लिए तैयार हैं। कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन अस्थायी मनोदशा से गुजर रहे हैं। वे उन्हें किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं देते, सच्चाई बताते हैं। यह अर्जुन का परेशानी वो निराशा से निकालती है और उन्हें आने वाले तत्व ज्ञान के लिए तैयार करती है। कृष्ण के शुरुआती शब्द, अर्जुन तुम बुद्धिमानी की बातें करते हो, किंतु तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो तो तुम्हारे लिए तनिक भी शोक नहीं करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवन व्यक्ति के लिए शोक करते हैं, न मृत के लिए। कृष्ण ने आत्मा की अविनाशिता के संबंध में भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया है। आत्मा कभी नहीं मरती, यहाँ तक कि मस्तिष्क व बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार इंसान नए कपड़े पहनने के लिए फटे वस्त्रों को निकाल देता है, उसी प्रकार मृत्यु भी जीवन यात्रा का अगला चरण होता है। कृष्ण कहते हैं कि हमारे आसपास की सभी चीज़ें बदलती हैं, जो इन उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होता, स्थिर बना रहता है। जिसके लिए सुख व दुख एक समान है, वही इंसान अमरता के लिए योग्य है। यह दुनिया उतार चढ़ाव की तरह है। यह निरंतर चलने वाला मंथन है। यह विपरीत जोड़ों का मिश्रण है और अप्रत्याशित है। जन्म मृत्यु के इस चक्र के बीच कार्य करना आपका कर्तव्य है। ईमानदारी और समर्पण की भावना के साथ पूरे दिल से कार्य करें, सफलता आपके पीछे आएगी। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।